अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, माहिर नफ्सियात का कहना है कि 78% लोग दूसरों को अपनी कहानी सिर्फ इसलिए सुनाना चाहते हैं कि उनको लगता है कि उनके बचपन और जवानी के किस्से बड़े हंगामा खेज़ हैं। आइए सीनियर फनकारों से चलकर मालूम करते हैं कि इसके बारे में उनकी क्या राय है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो उस्ताद मोहतरम, आप अकेले नहीं, आपकी इस खुश फहमी की ट्रेन के ऊपर 78% लोग सवार हैं। अबे नामाकूल, खुश फहमी नहीं, खुश शनासी कहते हैं इसे। एक मर्तबा मेरी कहानी मंजरे आम पर तो आने दो। वाह, हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही, किसके गम ने हमको मारा, ये कहानी फिर सही। अबे ओ बूढ़ आदमी, वो सीनियर फनकारों से मुखातिब हैं, यानी वो हमारी कहानी सुनना चाहते हैं। है कहानी सुनो, हाँ जुबानी सुनो, कहानी सुनो, हाँ जुबानी सुनो, हमें प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, हमें प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। माशाल्लाह, शक्ल से नजर आ रहा है कि प्यार वन साइडेड ही हुआ होगा। समझदार आदमी, आप कोई ख्याल करें, प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। बच्चे आपके आपसे बड़े हो गए हैं, क्यों अपने बच्चों को खराब कर रहे हैं? अबे ओ ठिकने मियाँ, आप अपनी कहानी जुबानी ना सुनाएं, कागज पे लिख के उनको दे दें, पढ़े लिखे आदमी है, खुद ही पढ़ लेंगे। इस वक्त वो सिर्फ उस्ताद मोहतरम की कहानी सुनना चाहते हैं। अच्छा जी, उस्ताद मोहतरम भी कहानी सुनाने का शौक रखते हैं? बेटा, ये जो भी आपने 78% लोगों की बात की है, जी हाँ। उनमें मेहरबानी फरमाएं उस्ताद मोहतरम को भी शामिल कर लें। अली मियाँ, उस्ताद मोहतरम जैसी जिंदगी किसी ने नहीं गुजारी, इसीलिए तो ये अपनी याददाश्तों पे किताब लिखवा रहे हैं। देखें जरा, किताब ऐसे लिखी जाती है, ये किताब को भी ऐसे लिखवा रहे हैं। ये किताब नहीं लिखवा रहे, बल्कि किताब के सफ़े फाड़ रहे हैं। क्यों लिखवा रहे हैं ये किताब? आप चाहते हैं कि लोग क्लासिकी मौसीकी की तरह किताब पढ़ना भी छोड़ दें? क्यों जी, मेरी किताब को कंडे लगे होने। बाले खां, अगर आज आपने सतेलापन दिखाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। पहले बड़े आप भाई बना दें। सच पूछो तो मुझे तो पहले भी आप बुरे ही लगते हैं। उस्ताद मोहतरम, आप क्यों इन लोगों के मुंह लग रहे हैं? आप अब बस अपनी यादें ताज़ा करें, ताकि आप राइटर को अच्छी अच्छी चीजें लिखवा सकें। राइटर आने वाला है, आप बस लंगोटा कस के अपनी यादों के समंदर में गोता लगा दें, और अगर हो सके तो बाहर भी निकल आए। उस्ताद मोहतरम, आप क्यों किताब लिखवा रहे हैं? आप तो अरबाब इख्तियार को इमदाद के लिए खत लिखवाएं। क्यों खत लिखवाएं इमदाद के लिए? आखिरी दिन चल रहे हैं, जिसके पैसे देने हैं बच्चों को वो लिखाएं। यार, वो इतने सीनियर फनकार हैं, उनको अपनी याददाश्तें लिखवाने दें। आप क्यों है तंग कर रहे हैं? अली साहब क्यों याददाश्तें लिखवा रहे हैं? कल कोमे में चले जाएंगे। आप इन्हें छोड़ें जी, आपकी याददाश्तें तो माशाल्लाह बड़ी कमाल होंगी। ऐसी वैसी बेटा, आधी जिंदगी तो मेरी बादशाहों के महलों में गुजरी हुई है। झूठ, बकवास, पुलिस 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 पुलिस। ओ बे बदबख्त, अभी किताब छपी नहीं और पुलिस आने वाली है। यार, क्यों पुलिस को आवाजें दे रहे हो? ये कोई गलत काम कर रहे हैं। ओ जी, 78 साल उम्र है उस्ताद जी की, और पौने 200 साल हुआ बादशाहों के महल खत्म हुए। अबे ओ कम अकल, मैं मुगलों की बात नहीं कर रहा, जिनके यहाँ रोजाना गोश्त पकता है, वो भी छोटे का, वो बादशाही होते हैं। उस्ताद मोहतरम,
हम आपको शाही गवैया पेंट कर रहे हैं और आप बकरे की पुठ में फंसे हुए हैं। उस्ताद जी बुखारी साहब आ गए। वो आगे बुखारी साहब। सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, तशरीफ रखिए बुखारी साहब, तशरीफ रखिए। क्या हाल है जनाब? वाह जी वाह। क्या कहने, कोई फंक्शन के लिए आए हैं जी? अबे नहीं, मेरा ख्याल बीमा पॉलिसी वाले ने। अबे कम बख्तो, ये मुसन्निफ हैं बहुत बड़े। बुखारी साहब हमें किताबों वाली दुकान पे मिले, अपने पेन में सिक्का डलवाने आए हुए थे। वहां उस्ताद मोहतरम का तारुफ करवाया तो इन्होंने ही ये तजवीज पेश की, इनके ऊपर तो किताब लिखी जानी चाहिए। अरे वाह वाह वाह। अच्छा, तो ये हैं वो राइटर जो खान साहब पर किताब लिख रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम अर्जुमंद बुखारी है। आपने सुना ही होगा नाम। भाई नहीं सुना तो अब सुन लिया है। बुखारी साहब माशाल्लाह बड़े पाए के मुसन्निफ हैं वाह माशाल्लाह। और उस्ताद मोहतरम को बड़े पाए बहुत पसंद हैं। बड़े पाए तो इतने पसंद है इनको, किसी बड़े जानवर को चलते फिरते देख लेना उस्ताद जी, वो खुद इनके पतीले में चल के आ जाता है। एक बार उस्ताद जी को चोलिस्तान का फंक्शन मिल गया और मेजबान ने स्टेशन पर ऊंट भेज दिया और उस्ताद मोहतरम ऊंट पर बैठकर जा रहे थे तो अचानक जहन में आया, हाय कन्वेंस तो बहुत अच्छी है, तो इसके पाए कितने अच्छे होंगे। मंजिल पर पहुंचकर कन्वेंस को ज़िबा करवा दिया और वापस पैदल आए हैं। अबे ओ दुनिया के आखिरी बदजौक इंसानों, बड़े पाए का मतलब है बहुत अच्छे राइटर हैं। आप लोगों को बड़े पाए की सिर्फ एक किस्म ही मालूम है, हालांकि दूसरी किस्म ये खुद है। आओ बेटा जाके किसी चारपाई का सहारा बनो। बुखारी साहब, आप ये बताइए कि आपने इससे पहले भी कभी कोई किताब लिखी है या उस्ताद जी पर ही हाथ सीधा करना है? जी अली मुमताज साहब, मैंने काफी तसानीफ लिखी हैं, इसीलिए उस्ताद जी ने अपनी सुआने उम्री के लिए मुझे बुलाया है। अल्लाह ताला आपकी लंबी उम्री करे। आप शुरू कीजिए बुखारी साहब, शुरू कीजिए। वाह। जी उस्ताद जी, तो मेरा ख्याल है आपकी इब्तदाई जिंदगी से शुरू करते हैं। हाँ, मैं जब 1 साल का था तो किसी से उठाया नहीं जाता था। और भाई जब मैं 1 साल का था तो मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। लो जी, यहीं से किताब का हिसाब लगा लें कि पहली लाइन में ही ट्रेजेडी शुरू हो गई। यार क्या फजूल बात कर रहे हैं आप, उनको अपनी कहानी लिखवाने दें। जी खान साहब, जब आप 1 साल के थे तो 5 किलो दूध वाला फीडर पीते थे। अबे क्या फजूल बात कर रहे हो? 5 किलो वाला फीडर कहाँ से आ गया? ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਨਿਪਲ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। बुखारी साहब ये कूलर और निप्पल तो ना लिखे, ये फजूल बकवास कर रहे हैं। जी बताएं जी, जब आप 1 साल के थे फिर मैं 2 साल का हो गया। वाह वाह, क्या कहने, यानी आधे मिनट में 1 साल की स्टोरी लिखा दी है। वाह। अच्छा जी, आप 2 साल के हो गए, फिर की 10 किलो दूध पीने लग पे। फिर इनके वालिद साहब पे दूध वाले का कर्जा चढ़ना शुरू हो गया। मेरा ख्याल है पाक टी हाउस चलते हैं, यहाँ कोई अदबी माहौल नहीं है। पाक टी हाउस भी सारे इनके साथ यही करते हैं। यार आप उन्हें क्यों तंग कर रहे हैं? लिखने दें उन्हें। लिखवाएं खान साहब, लिखवाएं आप। जी खान साहब, आप 2 साल के हो गए, फिर मैं 3 साल का हो गया। फिर ड्रम को निपल लगवाना पड़ गया। और महीने 1.5 बाद हलवाई की मज ने जवाब दे दिया। हाँ साहब, मैंने आपकी सुआने उम्री लिखनी है, आपका कैलेंडर नहीं लिखना। बुखारी साहब, वो सीधे साधे आदमी हैं, आप उनसे सवालात पूछें ताकि वो जो जवाब दें आप उसको कहानी की शक्ल बना लें। चले ठीक है जी। खान साहब, आप अपने बचपन के कोई वाकयात सुनाएं। ऐसे ऐसे वाकयात माशाल्लाह बचपन में ही 55 के थे। मेरा मतलब है कि ऐसे सेहतमंद और इतने माशाल्लाह तगड़े थे। हमें हमारी नानी अम्मा ने बताया कि जब उस्ताद मोहतरम पैदा हुए थे जी तो निन्हाल की तरफ से जो इनके लिए
नानी अम्मा ने झूला भेजा था। आहा, वो झूला जो था वो माशाल्लाह ट्रक पे आया था, ट्रक पे। और उसे देखने के लिए सारे गांव के लोग आए थे अरे वाह वाह। और सारे गांव ने मिलके ही वो ट्रक से उतारा था। जब सबने मिलके इनको झूले में डाला, मैं कहता हूं जी, जब झूले में डाल रहे थे तो ऐसे ही लग रहा था जैसे श्रीलंका से हाथी मंगवाया है। फजूल बात नहीं करो बेटे। जब झूले में डाल दिया तो एक दो बंदों ने कोशिश की, मगर झूला झुलाया नहीं गया। हाय हाय हाय। फिर झूला झुलाने के लिए झूले के इस तरफ भी ट्रैक्टर बांधा और इस तरफ भी ट्रैक्टर बांधा। जब झूला इधर को झुलाना चाहा तो इधर वाला ट्रैक्टर भगा दिया, जब इधर को झुलाना चाहा तो इधर वाला ट्रैक्टर भगा दिया। तो क्या फजूल बात कर रहे हो बेटा? दूर दूर से लोग आए थे हमारा चांद सा चेहरा देखने के लिए। या उस वक्त तो चेहरा चांद सा था, अब तो सर भी चांद जैसा हो गया। यार, अमूमन बच्चों के बचपन की शरारतें बताई जाती हैं और आप हैं कि आप लोग मुश्किलात बता रहे हैं। जी मैं यही पूछना चाह रहा हूँ खान साहब, आप बचपन में शरारती थे, आप क्या शरारतें करते थे वो बताएं। अरे ऐसे वैसे शरारती तो इतने थे कि कोई भी खिलौना इनको खेलने के लिए पकड़ाते थे तो ये खिलौना खा जाते थे। बुखारी साहब शरारती तो इतने थे कि घर की चारपाइयों पर उछलते थे और चारपाइयां तोड़ देते थे। अरे मिट्टी खाने के शौकीन थे, मिट्टी खाने के। ये तो छत पे खेलने गए तो छत की सारी मिट्टी खा गए। जब इनके वाले साहब ऊपर गए हैं तो छत के बाले नजर आ रहे थे। हाँ अक्सर बच्चे बचपन में मिट्टी खाते हैं। ओ जी, ये तो मिट्टी खाने के इतने शौकीन थे कि नंदीपुर जाया करते थे मिट्टी खाने। यार, नंदीपुर कौन जाता है मिट्टी खाने? ओ जी, इनको किसी ने बता दिया था कि नंदीपुर की मिट्टी बड़ी अच्छी है। यार, वो क्रिकेट की पिच बनाने के लिए अच्छी है, बच्चों के खाने के लिए नहीं। तो यार आप लोग तो चुप करें, मैं उनसे पूछता हूँ, आप बोलना शुरू कर देते हैं। खान साहब आप खुद अपने बचपन की कोई शरारत बताएं। बुखारी साहब, मुझे याद है अच्छे तरीके से कि मैं बचपन में गले में बस्ता डाल के स्कूल की तरफ जा रहा था तो गली में मुझे कुत्ता पड़ गया। तो फिर आप भागे? नहीं जी, उस्ताद जी ने कुत्ता पूछल तो फड़ के घुमा के कंध च मारे। एडी जोर दी मारिया कुत्ता कंध च के वो बहु बहु करन दी बजाय म्याऊ म्याऊ करन लग पिया। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਸ ਕੰਧ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। उस कुत्ते के निशान की वजह से आज तक उस दीवार के ऊपर कोई सियासतदान अपना इश्तिहार नहीं लिखवाता। यार, फिर वही बात, भाई उनको खुद सुनाने दो वाकया। जी खान साहब आपको कुत्ता पड़ गया फिर? और बाकी तो फिर आप कुत्ते से ही पूछे। और नहीं भाई, मैं खुद बताता हूँ। बुखारी साहब, कुत्ते का खौफ मेरे दिल में बैठ गया। और इनका खौफ कुत्ते के दिल में बैठ गया। हो नहीं बेटा, मैंने फिर स्कूल जाना ही छोड़ दिया और मैंने फिर गलियों में आवारा घूमता था, कभी इधर कभी उधर, सारा सारा दिन मट्टी पे बैठा रहता था। एक दिन मेरे वालिद साहब ने मुझे बाजू से पकड़ा और सीधे म्यूजिक एकेडमी में ले गए अरे वाह वाह और उन्होंने कहा यहाँ बैठ के रियाज करो। वाह मैंने रियाज करना शुरू कर दिया। जी वाह कमाल है। 6 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया। जी तो खान साहब आपकी पहली परफॉर्मेंस कौन सी थी? जी पहली परफॉर्मेंस उस्ताद जी दी ਇਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਮੋਟਰ ਖੋਲ ਲਈ ਸੀ। यार, आप बाज क्यों नहीं आ रहे? वो गायकी की परफॉर्मेंस का पूछ रहे हैं। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਮੋਟਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਕੁੜਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। अबे ओ जाहल आदमी, मेरी पहली परफॉर्मेंस रेडियो पर थी और मैंने मुझे याद है मैंने राग मल्हार गाया था। वाह वाह, क्या खूब याददाश्त है। राग मल्हार शुरू किया इन्होंने रेडियो पे। वाह। बरसात के दिन थे, पहले ही बारिशें हो रही थी। इन्होंने जब राग मल्हार शुरू किया है तो बारिश और तेज हो गई। गंदम तैयार खड़ी थी, किसान डांगे पकड़ के रेडियो स्टेशन पहुंच गए।
और उन्होंने बंद करो के नारे बुलंद करने शुरू कर दिए। बुखारी साहब, ये वही बारिशें थी जिनकी वजह से 1950 में सैलाब आया था। अच्छा जी, लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। हाँ, वो इंतजामिया बाहर आ गई। उन्होंने लोगों की बड़ी मिन्नतें की। लोगों ने कहा कि हरगिज नहीं, बस एक ही शर्त पे हम वापस जाएंगे, गुलूकार हमारे हवाले कर दो बस। तो फिर और इंतजामिया ने कहा भाई इतना बड़ा फनकार क्या कर रहे हैं। इंतजामिया ने नहीं, बिल्कुल उस्ताद मोहतरम को अवाम के हवाले किया। अवाम खुद डांगे लेके अंदर घुस गए ओए होए 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 होए। और इनको निकाल के बाहर ले आए। फिर इस शर्त पे लोगों ने छोड़ा कि आइंदा रेडियो पे नहीं आएंगे। बस फिर रेडियो पर खान साहब की वही पहली और आखिरी परफॉर्मेंस थी। हाय 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 हाय, यार ये कितना दर्दनाक वाकया है कि इतने बड़े फनकार को लोगों से दूर कर दिया गया। वाह बुखारी साहब, ये की है आपने गलत बात। ओ भाई, ये वो वाकया है जिसकी वजह से किताब हाथों हाथ बिकेगी। और बुखारी साहब, मैं कहाँ बाज आने वाला था। मैं तो उस घराने में पैदा हुआ था जहां सुबह आंख खुलते ही तानपुरे की आवाज आती थी और साथ ही गली से छान बुरे की। छान बुरान सुकियां रोटियां दो पतीसा। यार आप क्यों तंग कर रहे हो उन्हें? लिखवाने दें उस्ताद जी को अपनी ऑटोबायोग्राफी। खराब कर रहे हैं सारी कहानी को। उस्ताद जी, आप बताएं, आपने पहला राग कब गाया? अरे आप क्या बात कर रहे हैं, जब बिल्कुल छोटे से थे। छोटे से थे? हाँ माशाल्लाह, लगते बड़े ही थे मगर थे छोटे। छोटे से थे तो बुजुर्ग बताते हैं कि जब पहली दफा रोए थे तो ऐसा सुर में रोए थे कि क्या कहने। बल्कि एक बुजुर्ग ने तो ये भी बताया कि जैसा सुर इनका उस वक्त रोते हुए लगा था, वैसा फिर सारी जिंदगी नहीं लगा। और वो जो रोए थे वो किसी तकलीफ की वजह से नहीं रोए थे, भूख की वजह से रोए थे। और ऐसा सुर में रोए कि सारी जिंदगी इनकी भूख ही नहीं खत्म हुई। मेरा ख्याल है बुखारी साहब, पाक टी हाउस ही चलते हैं। चले ठीक है। नहीं नहीं, वहां ना जाइएगा। एक चाय के साथ मौसूफ 8 बंद खाते हैं। मुझे लगता है कि ये किताब नहीं लिखी जाएगी। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओ भाई जेम्स बॉन्ड, इधर आओ, आकर आज की खबर सुनाओ। ये 7 खबरें इकट्ठी की हुई थी। मगर ये पेट्रोल वाली खबर ने मुझे सारी भुला दी। ओ भाई जेम्स बॉन्ड, इधर आओ, आकर आज की खबर सुनाओ। ये 7 खबरें इकट्ठी की हुई थी। मगर ये पेट्रोल वाली खबर ने मुझे सारी भुला दी। ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है ना, ओए होए होए होए, बाखुदा मुझे और कोई खबर समझ ही नहीं आ रही। और जितना महंगा हो गया और जितना कह रहे हैं अभी और महंगा होना है। हाँ जी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे लोग कि ये ना हो के बैंकों के लॉकरों में सोने की बजाय पेट्रोल रखना शुरू कर दे। मान से मुझे तो पेट्रोल की कीमत सुन सुन के ठंड लगना शुरू हो गई। कमाल है यार, इस बात को तो सुनकर गुस्सा आना चाहिए, पसीने छूटने चाहिए। तुम्हें ठंड लग रही है? ओ भाई कैसे निकलेंगे पसीने, कहां से आएगा गुस्सा? वो 1-2 रुपया तो चलो सुनते थे, बढ़ गया है सीधे 55 रुपये महंगा कर दिया ये। यार जेम्स बॉन्ड, जंग लगी हुई है, पूरी दुनिया को मुसीबत पड़ी हुई है, इस वजह से पेट्रोल महंगा किया गया है ताकि पेट्रोल सेव कर सकें हम। अच्छा, पेट्रोल सेव करने के हवाले से जो अफवाहें उड़ रही थी ना कि पेट्रोल और डीजल की किल्लत से बचने के लिए हुकूमत स्कूल बंद करने का सोच रही है, इस हवाले से एक और खबर भी मेरी नजर से गुजरी है। मैं चाहता हूं कि अफवाहों को छोड़ के उस खबर के ऊपर भी जरा ध्यान डालूं। वो क्या खबर है जी? वो खबर ये थी कि वजीर आजम साहब ने पेट्रोल और डीजल की किल्लत के पेश नजर एक इजलास बुलाया
जिसमें यह तजवीज पेश की गई कि सरकारी मुलाजम, अफसर, मशीर वगैरह घरों से काम करेंगे। अच्छा। जैसे कोरोना की वबा के दौरान वर्क फ्रॉम होम होता था ना जी। हाँ जी, हाँ जी। अब ये खबर वैसे तो सादा सी है, आप कहेंगे कि इस तरह की तो दर्जनों खबरें रोज आती हैं, जी। लेकिन अगर आप आईईई की नजर से देखेंगे और आईईई के दिमाग से सोचेंगे तो इसके पीछे इतनी बड़ी खबर छुपी हुई है जो ना पूछी जाती है और ना बताई जाती है। अच्छा जी। इसीलिए इस खबर का ऑफिशियल डाटा नजर ही नहीं आता। वो क्या है जी? भाई जी, मेरे अंदाजे के मुताबिक तो पाकिस्तान में अगर सिर्फ सरकारी अफसरों और वजीरों मशीरों का ये जो मुफ्त पेट्रोल, बिजली, गैस है ना, जी जी। ये अगर बंद कर दिया जाए तो आधे से ज्यादा बोझ हल्का हो जाता है, हाँ जी। खजाने के हवाले से भी, बजट के हवाले से भी और सड़कों के हवाले से भी आधा बोझ कम हो सकता है। यार, कवानीन इन्हीं लोगों ने बनाने होते हैं जिनकी तुम बात कर रहे हो, अपनी मौजें किसी ने कम नहीं करनी होती। तो बस फिर आवाम ते हलाल होना है ही है। हाय। भाई मेरे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ सरकारी गाड़ियों की तादाद 1,20,000 के करीब करीब है और हर महीने उन गाड़ियों में कम से कम 80 लाख लीटर पेट्रोल अवाम की जेब से डलवाया जाता है। हालांकि इनमें सफर सरकारी अफसर और वजीर वगैरह करते हैं, साथ उनके फिर प्रोटोकॉल के काफिले चलते हैं। हाँ जी। भाई मौजूदा कीमत के हिसाब से देखा जाए तो हमारे सरकारी अफसर, वजीर, मशीर और प्रोटोकॉल की ये गाड़ियां मिला करना जी जी जी। हर महीने, एक महीने का बता रहा हूं, 2,60 अरब रुपए का सरकारी तेल खर्च किया जाता है। अच्छा। इस हिसाब से अगर साल का देखा जाए हाँ जी। तो सिर्फ गाड़ियों के पेट्रोल का खर्चा 30 अरब रुपए से ज्यादा है। अच्छा, सिक्योरिटी, गैर मुल्की दौरे, अंदरूने मुल्क हेलीकॉप्टरों के पेट्रोल के खर्चे, हाँ जी। फिर बाहर आने जाने के दौरों के खर्चे, ये उसके अलावा हैं। अच्छा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। नहीं ना सुन सकते तो हम पाओ 322 रुपए लीटर पेट्रोल। अजीजी, ये तुमने बहुत मोहतात और कम से कम अंदाजा बताया है, वरना 2-3 हफ्ते पहले पंजाब हुकूमत ने अफसरान के लिए जो नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जारी की है, इस हिसाब से तो सिर्फ पंजाब में इतना खर्चा हो जाता होगा। क्योंकि जो खबरें मैंने पढ़ी हैं, इनके मुताबिक पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस 3-3 सरकारी गाड़ियां अपने इस्तेमाल में रख सकेंगे, जिनमें 4700, 2800 और 1800 सीसी गाड़ियां होंगी। छोटी दो गाड़ियों के लिए हर महीने 800 लीटर पेट्रोल मिलेगा, जबकि 4700 सीसी गाड़ी के पेट्रोल की कोई हद मुकर्रर नहीं। हाय। अब देखे ना जरा, 4700 सीसी गाड़ी के लिए पेट्रोल की लिमिट ही कोई नहीं है। हाँ जी। जो पेट्रोल ऐसे पीती है जैसे अफ्तारी के वक्त गोगा शरबत पीता है। अच्छा, ये जो नई पॉलिसी बनाई जा रही है, इससे पहले चीफ सेक्रेटरी और आईजी साहब सिर्फ 1300 और 1600 सीसी गाड़ियां रखने के मजाज थे अच्छा। और 200 लीटर महाना पेट्रोल मिलता था। सही। लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने को एहतजाज किया होगा कि गल सुन, ये साडे को काम कराना जिन्ना ते 1600 सीसी गड्डी च मैं फस जाना। मैनू 4700 सीसी गड्डी दा अनलिमिटेड पेट्रोल दियो तो मैं सवेरे दफ्तर आ जाना, नहीं तो मैनू पहले ही दस दियो मैनू एक स्टील मेले च नौकरी मिल रही है। देखो ना, पता नहीं क्यों कर दिया गया, किस लाड को देख के किया गया है। हाँ। क्या लाड लड़ाए जा रहे हैं इनके। भाई बिल्कुल, ऑफिसर जो हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हाँ उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, बिल्कुल। मगर खुदा के वास्ते अपने मुल्क की अपनी जेब देख के तो उनको फैसिलिटेट करें, हाँ। जुल्म ना करें। अब देखे ना, चीफ सेक्रेटरी साहब को और आईजी साहब को इजाजत मिल गई जी। तो उन्होंने अपने से नीचे वालों की भी मौज करवा दी। बिल्कुल। अब ग्रेड 20, 21 और 22 के जो अफसरान हैं उनमें से सेक्रेटरी 2800 और 1800 सीसी हाँ। इंजन की 2 गाड़ियां इस्तेमाल कर सकेंगे अच्छा। और ये अफसरान जाती इस्तेमाल के लिए 200 लीटर और सरकारी इस्तेमाल के लिए लामहदूद पेट्रोल इस्तेमाल कर सकेंगे। यार खुदा के वास्ते जाने दें, जहां आप देख रहे हैं कि हमें आवाम के लिए 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 55 रुपए एकदम बढ़ानी पड़ रही है। जी। वहां चाहिए तो ये था कि सबसे पहले आप ये अनाउंस करते कि जो सरकारी गाड़ियां पेट्रोल पी रही हैं मुफ्त में, हाँ जी। इनकी कोई लिमिट बनाए।
बिल्कुल इनको सही। कहीं नीचे लेके आए, खुदा के लिए अपने अफसरान से इतना ही कह दें भाई, ये जितनी देर तक ये पूरी दुनिया में ये जंग का खौफो हरास फैला हुआ है और पेट्रोल की किल्लत का डर लगा हुआ है, उतने दिन ही आप भाई ना गाड़ी इस्तेमाल करें 4700 1800 सीसी ये वो, हाँ। आप आराम से छोटी गाड़ी पे चले जाएं, फिर क्या है? फिर क्या है बात। आपका कौन सा ग्रेड नीचे चला जाना है छोटी गाड़ी में बैठ के? हाँ। इसी तरह देखें ग्रेड 19 और 20 के स्पेशल सेक्रेटरी और डीआईजी साहबान 1600 सीसी गाड़ी और 250 लीटर पेट्रोल हर माह इस्तेमाल कर सकेंगे, अच्छा। जबकि पुरानी पॉलिसी के तहत ये अफसरान 1000 से 1300 सीसी गाड़ी और 175 लीटर पेट्रोल हर माह इस्तेमाल कर सकते थे, राइट। ले रहे थे। हाँ। पता नहीं क्या हुआ है, कुछ सड़कें छोटी हो गई हैं या गाड़ियां बेचारियां जो हैं उनको प्यास ज्यादा लगनी शुरू हो गई है। हाय। भाई अब तो और जदीद गाड़ियां आती जा रही हैं, अब तो गाड़ियां उतना पेट्रोल खाती नहीं है, हाँ। आपको पेट्रोल कम करने की बजाय बढ़ाना पड़ गया है। बिल्कुल। क्यों? जब बाकी अफसरों की तो बड़ी लंबी लाइन है, लेकिन ये सिर्फ आखिरी वाला सुन लें। चीफ सेक्रेटरी साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब और वजीरों के स्टाफ और अफसर और सेक्शन अफसर के लिए भी 1300 सीसी गाड़ी और 150 लीटर पेट्रोल अलाट कर दिया गया है। ये सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। अच्छा। सिंध में भी 25,000 सरकारी गाड़ियां और लाखों लीटर महाना मुफ्त पेट्रोल अफसरों और वजीरों को दिया जाता है। वाह जी। फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हाल है। हाँ। अलबत्ता वहां भी 2022 में मुफ्त पेट्रोल का कोटा कम कर दिया गया था। अच्छा। एक एलामिये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीरों, मशीरों और मावनीन ने खसूसी को 600 लीटर की बजाय 390 लीटर सरकारी पेट्रोल देने की मंजूरी दी गई थी, जी। जो एक बड़ा अच्छा इकदाम। जी। जबकि चीफ सेक्रेटरी साहब और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब और सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खजाना और आईजी को 255 के बजाय 146 लीटर पेट्रोल देने की मंजूरी दी गई थी सही। खैबर पख्तूनख्वा में। भाई आप खुदा के वास्ते दूसरों की अच्छी चीजें नोट करें, हाँ जी। दूसरों की अच्छी आदत अपनाएं, अच्छे कवानीन को आप भी अडॉप्ट करें। सही। ये जरूरी नहीं है कि आपको अगर कोई अच्छा नहीं लगता तो उसकी फिर अच्छी आदत भी बुरी हैं या अच्छे काम भी उसके आप मिट्टी में डाल दें। खुदा के वास्ते कौम का ख्याल करें, ना करें इस तरह, ना करें इस तरह। भाई अवाम की हैसियत तो सिर्फ वोटों की हद तक ही रह गई है। जब वोट लेने होते हैं, इलेक्शंस का वक्त आता है तो उस वक्त अवाम के साथ खड़े होते हैं और उसके बाद अवाम कौन को पूछता ही नहीं। अब भाई अब तो केड़े वोट ते केड़ी आवाम। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हो सकता है रावी गंगा को ही देख के उल्टा बहनी शुरू हो गई हो। वो जैसे क्या कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग फड़ लेंदा है। नाजरीन, आज के दौर में भी टेलीविजन को बारीक बीनी से देखने वाले नाजिर मलिक हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अरे भाई, बात यह है कि हम टेलीविजन को गौर से देखते हैं, लेकिन ये बारीक बीनी वाला लफ्ज इस्तेमाल करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? कि हम कोई टेलीविजन के अंदर घुसे हुए कीड़े हैं? या टेलीविजन देखने के लिए हमने माइक्रोस्कोप घर में रखी हुई है? नाजिर मियाँ, हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप बड़े पाकिस्तान लवर हैं, कल्चर लवर हैं और टेलीविजन को बड़े गौर से देखते हैं और हमें आकर प्रोग्राम में टेलीविजन की खराबियां बताते हैं। लो भाई लो, आपकी इन्हीं बातों की वजह से हमारे घर में फसाद बर्पा हो गया है। भाई, हमारी कौन सी बात से आपके घर में फसाद बर्पा हो गया है? हमने कौन सी गलत बात कर दी है? यही जो आपने प्रोग्राम में मशहूर कर रखा है कि हम टेलीविजन की छिपी हुई खराबियां ढूंढ लेते हैं। हाँ, तो इसमें कौन सी गलत बात है? अरे मियाँ, आपको नहीं मालूम, हमारी बेगम के एक दूर के रिश्तेदार हैं, अंकल उनके, उन्हें नीलाम घर से तारक अजीज साहब ने एक टेलीविजन दिया था। अच्छा। जो उनको बहुत प्यारा लगता है। पिछले दिनों खराब हुआ तो वो टेलीविजन उठा के हमारे घर ले आए और कहने लगे, नाज़र मियाँ, सुना है तुम टेलीविजन की खराबी ढूंढ लेते हो, जरा हमारा टेलीविजन तो देख दो। हमने बस इतना कहा कि चचा हुजूर,
हम टीवी के नाजिर हैं, मैकेनिक नहीं हैं। बस इतनी सी बात पे वो चच्चा उनके और बेगम साहिबा दोनों ही नाराज हो गए। ओए, उसी नाराजगी की वजह से हमारी बेगम साहिबा ने हमसे टेलीविजन का रिमोट छीन लिया और कहीं छुपा दिया। तो जी नादर साहब को रिमोट खोलो ना तो इन्हां दा वही हाल हुंदा है जो गोगे को रोटी खोवो तो इहदा हाल हुंदा है। तो इसका मतलब है कि आजकल आप टेलीविजन नहीं देख रहे। ऐसी भी बात नहीं है। बेगम की तबीयत के हिसाब से हमने घर में 3-4 रिमोट हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पे छुपाए हुए हैं। जैसे फिल्मों में वो पुलिस वाला या विलन अपने घर में जगह जगह असलहा नहीं छुपा लेता, वैसे ही हमने भी 3-4 रिमोट छुपाए हुए हैं। जब बेगम साहिबा नाराज होकर छुपा लें तो हम दूसरा निकाल लेते हैं। मलिक साहब आप तो बड़े कुन्ने हैं। गुन्ने नहीं हैं, टेलीविजन के बगैर हम रह नहीं सकते। हाय, चलें फिर इधर उधर की बातें छोड़ें और सीधा मुद्दे पर आएं। भाई मुद्दा तो ये है कि हमें आजकल टेलीविजन देखते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या बताएं आपको अली मियाँ, जिस तरह की बातें और मौजुआत हमारे टेलीविजन पर रमजान ट्रांसमिशन के नाम पर डिस्कस हो रहे हैं, अरे भाई उसे देखकर बंदा सिर्फ शर्मिंदा ही हो सकता है। हाय, उसका कोई इलाज है तो आप बता दीजिए। तो मलिक साहब फिर मेरे को एक आइडिया है जी। जी फरमाइए। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਚ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। यार देखिए मौसूफ ने कैसी फजूल बात कर दी है। हाय, यानी घर के दरवाजे पे गंदगी का ढेर है और हम खिड़की से आना जाना शुरू कर दिया। वाह वाह वाह। अरे भाई आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है, टेलीविजन सिर्फ एक स्क्रीन या प्रोग्राम का नाम नहीं है, यह हमारे मुल्क का, हमारे माशरे का दरवाजा है। अरे वाह। आप इसी से दाखिल होके देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हालात हैं और किस तरह की कौम बस रही है। क्या बात है। अब देखिए जैसे लोग हमारे बारे में राय कायम करते हैं, अगर टेलीविजन के ऊपर छछोरापन हो रहा होगा तो बाकी घर के बारे में लोग क्या राय कायम करेंगे। वाह 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 मलिक साहब, अकलो दानिश से तो आप गौरी साहब ही लगे हैं। लो भाई, अगर हमें इसी तरह की जुगतें लगनी है तो फिर हम उठ के चले जाते हैं। नादर साहब जुगते नहीं लग रही, शाहजो साहब आपको बहुत बड़ा दानश्वर साबित कर रहे हैं मेरी तरह, मेरे जैसा। वाह रे वाह, बहुत बड़ा दानिश्वर क्या मतलब? आपने क्या गिल्ली डंडे पे किताब लिखी हुई है? नाजिर मियाँ आप बताइए, आप किस छिछोरेपन की बात कर रहे हैं? भाई हम आपको ही बात बताना चाह रहे हैं, वो शेक्सपियर के क्लास फेलो में पढ़ गए। भाई हम ये कहना चाह रहे हैं अली मियाँ कि रमजान में टीवी के ऊपर चल क्या रहा होता है। जी, अब देखिए कि जब हम एक प्रोग्राम का मौजू देखते हैं कि भाई रमजान ट्रांसमिशन शुरू हो रही है, हाँ जी, तो हमें तो ये होता है कि भाई इसमें इस प्रोग्राम के जरिए इखलाकियात के हवाले से, मजहबी हवाले से कोई अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिलेंगी, बिल्कुल, रवादारी की बातें सुनने को मिलेंगी, रोजे के फवायद सुनने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो रावी ही उल्टी बह रही है। हाय, और रावी नहीं सर, गंगा उल्टी बह रही है। क्यों भाई, गंगा ने ठेका ले रखा है कि सिर्फ वही उल्टी बह सकती है? हमारा रावी है, हम उसे क्यों ना उल्टा बहाए? ठीक है सर, ठीक है सर। रावी नहीं गंगा, गंगा ने क्या सर्टिफिकेट लिया हुआ है? यादव के अंदर ये ममनू है कि आप गंगा के अलावा किसी को उल्टा बहा ही नहीं सकते। हम रावी उल्टी बहाएंगे। जानते हो नादर साहब, रावी ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ। अली मियाँ अगर इसी तरह होना है तो भाई हम जा रहे हैं। हद हो गई है। मछलियां कौन से काम जा रही हैं भाई? मछलियों को तो सिर्फ सादा पानी ही चाहिए होता है। हाय, वो कौन सा मेहमान आने पर कोल्ड ड्रिंक लेने जा रही होती है? अच्छा जी, रावी उल्टा बह रहा है, आप बात शुरू करें। देखिए हो सकता है रावी गंगा को ही देख के उल्टा बहनी शुरू हो गई हो।
वो जैसे क्या कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग फड़ लेता है, हाय 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 हाय। इसी तरह रावी भी उल्टा बह सकते हैं। हाँ, बात ये कर रहे थे हम भाई, तो मसला ये है कि रमजान ट्रांसमिशन पर चलने वाले ये जो तमाशे हैं जी भाई, इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। साल में 11 महीने होते हैं भाई, उसमें ले लीजिए रेटिंग, हाय चला लीजिए अपना शुगल मेला, बिठा लीजिए आप लड़ने वाले लोग। ओए होए। मगर खुदा रहा एक ऐसा महीना अल्लाह ताला ने जो हमें दिया हुआ है, अनायत किया हुआ है, जी उसमें तो आप अपने खुदा के वास्ते, अपने मजहब के हवाले से, अपनी मजहबी रसूमात, अपने जो मजहबी रवायात हैं भाई, उनको खुदा के लिए लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं। हाँ जी अगली नस्ल के साथ उनको बताएं कि रमजानुल मुबारक के महीने में होना क्या चाहिए बिल्कुल और लोगों को बताना क्या चाहिए और सिखाना क्या चाहिए। हाँ जी थोड़े मौजू है, आपके मजहब के हवाले से भी थोड़े मौजू है, रमजानुल मुबारक के हवाले से भी थोड़े मौजू है। हाँ अभी आप अपने किसी भी रिपोर्टर को माइक दे के भेजिए किसी भी गांव में या थोड़े से दूर इलाके में, उनसे जाके मजहब के हवाले से सवालात करके देखिए कितना दूर हो चुके हैं लोग मजहब से, हाय हाय दीन से कितना दूर हो चुके हैं। हाय मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो तमाशा लगा हुआ है ना पूरी दुनिया में मुसलमानों का, ये सिर्फ दीन की दूरी की वजह से है। बिल्कुल हम पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हैं। रेटिंग पकड़ लीजिए बिल्कुल भाई, खुदा के वास्ते और बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं, इस शुगल मेले वाले भी और एंटरटेनमेंट वाले भी और फिर लड़ाई झगड़ों वाले भी, जी मगर ये एक महीने में जो आप शहरी ट्रांसमिशन के नाम से आप प्रोग्राम करते हैं, खुदा रहा वो तो सवाब और मुआशरे की इस्लाह के लिए कीजिए, हाँ जी कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन नहीं, जब तक मिसाला ना डाल दिया जाए तब तक मजा ही नहीं आता आप टेलीविजन वालों को। हाय हाय और खुदा के वास्ते ये शहरी ट्रांसमिशन या रमजान ट्रांसमिशन में भी अपनी मिसाली की डब्बियां जो हैं वो बंद करके रखिए। गुजर जाए ये महीना फिर निकाल लीजिएगा उन मसाले वाली डब्बियों को। हाँ जी अब देखिए कहीं दो मुख्तलिफ नुक्ता नजर के मजहबी स्कॉलर बिठा के ऐसे ऐसे अजीबो गरीब सवालात और ऐसे ऐसे अजीबो गरीब मौजूआत दे दिए जाते हैं और बहस छेड़ ली जाती है और उसके बाद फिर गर्मी सर्दी शुरू हो जाती है जी और फिर कहते हैं जी वाह 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 वाह। अरे खुदा रहा टेलीविजन के लोग जो हैं उनको ये फप्फे कुटनियों के नक्शे कदम पे चलना छोड़ देना चाहिए। हाय एक दूसरे को लगे लिपटे अंदाज में ऐसी ऐसी तंज करते हैं, ऐसे ऐसे ताने देते हैं कि झगड़ा शुरू हो जाता है। हाँ जी क्लिप वायरल होने लगती है जी। तो दूसरे शो वालों को पसीने छूटने लग जाते हैं कि हम रह गए पीछे, ये देखिए क्या रेटिंग आ गई। अरे भाड़ में जाए रेटिंग, खुदा के वास्ते अपने जमीर पे कायम रहिए। सही कह रहे हैं आप, हर दूसरे प्रोग्राम में मियाँ बीवी के झगड़े ही नहीं खत्म होते, तलाक के मौजूद नहीं खत्म होते। ये देखिए खुल के बताइए ना, खुल के बताइए हाय प्रोग्रामों की वजह से घरों में कैसे कैसे झगड़े शुरू हो जाते हाँ हैं, जी। खुल के क्यों नहीं बता रहे। नहीं नहीं, इनको खोले ना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये खुल गए ना पकड़े नहीं जाते गोगा जी। भाई हम ये नहीं कह रहे कि खुल के उठ के कोई लुड्डी डालनी शुरू कर दें, हम कह रहे हैं बात तो खुल के करे ना। यकीनन ऐसे ही किसी प्रोग्राम को देख के हमारी भाभी ने इनकी बेइज्जती की होगी। हम सही कह रहे हैं, इन प्रोग्रामों को देख के घरों में भी मियाँ बीवी की बहस शुरू हो जाती है हाँ जी और आपको मालूम है बहस का नतीजा तो लड़ाई झगड़ा ही होता है। बिल्कुल नासिर साहब जिन्ना ਤੁਸੀਂ ਤਪੇ ਹੋ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। क्या आप देख रहे हैं, जी हाँ। खाना प्रोग्राम से पहले भी इन्होंने पूछा और मैंने इनको बताया कि चुप रहिए, प्रोग्राम खत्म होगा तो आपको बताऊंगा, मगर इन्होंने चलते प्रोग्राम में दरफुंतनी छोड़ दी। ये दरफुंतनी क्या होती है मलक साहब? भाई दरफुंतनी ये आपके दरमियान में बैठी हुई है। सर मैं इंसान हूँ, दरफुंतरी नहीं हूँ। आप यकीन मानिए अगर दरफुंतनी की कोई इंसानी शक्ल होती तो ऐसी ही होती। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोल्फ खेलता हूँ।
गोल्फ खेलते नहीं हो, तुम गोल्फ वाले मैदान में नजर जरूर आते हो, तुम्हारे ऊपर सारा सामान लद के लेके जा रहे हो। कल हमारे बड़े ही प्यारे हमारे सीनियर और कॉमेडी के शहनशाह अमानुल्लाह खान साहब की बरसी थी। तो मेरे जहन में कई चीजें दौड़ रही थी। मैं सोच रहा था यार देखो कि कॉमेडी की यूनिवर्सिटी थी वो शख्स, क्या कमाल फनकार हुआ है, क्या कमाल फनकार हुआ है, जी क्या बड़ा फनकार हुआ है, कितना खूबसूरत फन था उस शख्स के पास, मगर हमने उसकी कदर नहीं की। अपने फन की वजह से ही उसने बेपनाह पजीराई हासिल की, बेपनाह मोहब्बतें समेटी, उनको ईवानों के अंदर भी बुलाया गया और बहुत बहुत बड़े महल्लात में भी जाके उन्होंने एंटरटेन किया लोगों को, और बड़े बड़े लोग उसके मद्दा थे। जी जी मगर जब उन बेचारों की बीमारी की जो सूरत थी उसमें उस तरह उनको नहीं पूछा गया, उनकी उस तरह तीमारदारी नहीं की गई। खुददार आदमी था बेचारा, उसने कोई ऐसा शोर भी नहीं मचाया जैसे कई और आर्टिस्ट शोर मचाते हुए नजर आते हैं। वो मुंह से बोला ही नहीं, खुद ही बेचारे उनके बच्चे ही लेके तो उनको फिरते रहे। होना तो ये चाहिए था कि जैसा नामवर आदमी था जी फौरी तौर पे हुकूमत उसको ऑन करती, जी हाँ। उनकी सारी बीमारी में उनको देखते, मगर चूंकि वो बेचारा मलंग आदमी था, इंतहाई मलंग सीधा सा आदमी था, मतलब बामे और ऊंच पे पहुंचा है वो फन के हवाले से, मगर तबीयतन बेचारा उधर ही था जैसे वो पहले दिन आया था। उसको अपनी वही जिंदगी प्यारी लगती थी, आम जो चलते फिरते दोस्ती में प्यार मोहब्बत में वो बिल्कुल उसी तरह थे जैसे वो बेचारा इस फन में आने से पहले था। अल्लाह ताला अमानुल्लाह खान को जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता फरमाए। कमाल इंसान दोस्त आदमी था, कमाल इंसान दोस्त। यार मैंने तो उनका सिर्फ फन देखा है, उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कमाल है कि जिस तरह के वो अदाकार थे ऐसी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। मैं कहता हूं जी कि मुआशरे की नब्ज पर यूं हाथ और इतना गहरा मुशाहिदा कि अकल दंग रह जाए। उसे जिंदगी के छोटे छोटे मसाइल से बड़े बड़े कह कहे कुशीद करने का फन आता था। वाह वो बड़े बड़े मसाइल को यूं मजाक का लिबादा ओढ़ के पेश करता था कि बात भी पहुंच जाए और सुनने वाले हंस हंस के लोटपोट भी हो जाए। हाँ जी बिल्कुल मैं सोच रहा था कि अगर ऐसा लाजवाल फनकार किसी और मुल्क के पास होता तो उन्होंने उसे पता नहीं किस अजमत के मीनार पे बिठा के रखना था। उसके नाम की यादगारें बनती, उसके नाम की सड़कें उसके नाम से मुख्तस की जाती। माइकल जैक्सन थे हमारे वो। क्या बात है। लेकिन हमारा एक कौमी अलमिया है कि हम अपने हीरो की कदर नहीं करते। हम सारी जिंदगी उसे उसका वो जायज मुकाम नहीं दे सके जिसका वो हकदार था। अमानुल्लाह खान आर्टिस्ट को जब भी परखा जाता है ना जी, जी जी उसकी निजी जिंदगी से नहीं, उसके काम से परखा जाता है। हाँ जी। लेकिन हम अपने हीरोज के कारनामों को सराहने में अमूमन बहुत देर कर देते हैं। मैं देख रहा था कि आजकल सोशल मीडिया पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की बहुत सी तस्वीर शेयर की जा रही है जी जी और उन्हें खराजे अकीदत पेश किया जा रहा है, लेकिन उनकी जिंदगी जैसी मुश्किलात में गुजरी है वो आप सब जानते ही हैं। हाँ जी बिल्कुल वो जितने बड़े हीरो थे और जैसा खराजे तहसीन वो अपनी जिंदगी में डिजर्व करते थे, जी हमने उसका अशरे अशीर भी नहीं उनको देना गवारा किया। अलबत्ता जब अब दुनिया से रुखसत हो गए और आज दुनिया जिस नहज पे पहुंची हुई है, जी देखे ना, हाँ जी अब हमें एहसास हो रहा है कि वो अगर मुल्क के लिए ये सब कुछ ना हाँ करते करते तो आज हमारे साथ भी पता नहीं क्या हो रहा होता। बिल्कुल सही और ये मामला सिर्फ शख्सियात तक महदूद नहीं है, हमारे पास आधारों के हवाले से भी देखे ना सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं जी कि हमने कैसा कैसा अरूज देखा जी हाँ। और फिर किस जवाल पे हम खड़े हैं। पीआईए की मिसाल ले लें, हाँ जी पूरी दुनिया की एयरलाइंस जो हैं वो कहाँ खड़ी करने वाला अदारा हमारा, जी 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 और खुद किस बर्बादी का शिकार हुआ, हाय आखिर बेचना पड़ा उसे। यार अजीजी, हमारे असासे, स्टील मिल, रेलवे बर्बाद करके रख दिया।
जी हाँ, और सिर्फ फिर अदारे ही नहीं है यार, आप देखे ना हमारे कौमी खेल हॉकी के साथ क्या हुआ है। वो तो शुक्र है 8 साल के तवील अरसे के बाद हमने आखिरकार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, हाँ जी, वरना हॉकी के हवाले से भी हम उस मुकाम तक पहुंच गए हुए थे कि जीतना तो दूर की बात, हमें को वर्ल्ड कप मुकाबलों के दरवाजे पर भी नहीं खड़ा होने देना था किसी। हाय हाय हाय। कहां वो दौर कि हम 1 नहीं 2 नहीं 3 दफा ओलंपिक, फिर वर्ल्ड कप 4 दफा जीतने वाले लोग। हाय हाय। क्या क्या खिलाड़ी थे, क्या क्या हमारे हीरो थे, कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, हसन सरदार, रशीद जूनियर, शहबाज सीनियर, शहनाज शेख, सलीम शेरवानी, अपने अख्तर रसूल साहब, ओए होए ऐसे अजीम खिलाड़ी इस धरती ने पैदा किए। और कहाँ ये वक्त है कि हम टॉप 10 में आने के लिए भी तरस गए हैं। हाय हॉकी के खिलाड़ियों की हालत आप देखें ना, जी, तो समझ आ जाती है कि इस खेल पे कितनी तवज्जो दी जा रही है। हाँ जी, जो बेचारे शौक के मारे इसे अपना ओढ़ना बिछोना बना के लगे हुए हैं, जी जी जी, लेकिन अगर इनके जज्बे को साइड पे कर दिया जाए तो इंतजामिया की दिलचस्पी इन सब में और हॉकी में कितनी को रह गई हुई, कुछ भी नहीं। जी अजीजी साहब, ये पिछले दिनों सोशल मीडिया पे हमने देखा था कि सड़कों पे बेचारे बैठे हुए हैं बैग लेके। अभी ये जो वाकया सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ, कितनी बेइज्जती वाली बात थी, कितनी बेइज्जती वाली बात थी। वो चीख रहे थे बेचारे, पिट रहे थे यार। ये अभी ये जो वॉलीबॉल है उसमें बच्चों ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखानी शुरू की। मैं हैरान हो गया सुन के कि वो जो जीत के आए हुए बच्चे हैं जी जी, जी, जी उनके बारे में कहा गया जी कि इनका मेडिकल टेस्ट दोबारा होगा। हमारे पाकिस्तान वाले कह रहे हैं, उधर से वो आराम से खेल के हर चीज सारे टेस्ट क्लियर ये वो कर करा के कप लेके आ गए। एशिया कप में गए हुए थे जो आपने प्रोग्राम में जिक्र भी किया था। हाँ, प्रोग्राम में भी जिक्र किया था। अब इधर पाकिस्तान को होश आ गई है इनके कोई किसी अदारे को कि जी इनका दोबारा टेस्ट करवाया जाएगा कि ये अंडर 19 थे या नहीं। यानी हम अपने हर अच्छे काम के लिए वो काम कर रहे होते हैं कि ये अच्छा ना रहे, कहीं हमें नजर ना लग जाए। बिल्कुल, बस अपनी जॉब जस्टिफाई करने के लिए बेतुके से पंगे लेते हैं। देखे ना जरा यार, आप लोग खुदा के वास्ते सबसे पहले अपने मुल्क की इज्जत सोचें, बिल्कुल, अपने हीरोज की इज्जत सोचें। जैसे ये PIA का सत्यानाश होने में वो मौसूफ जो मिनिस्टर साहब थे पिछली हुकूमत के, जिन्होंने ये अनाउंस कर दिया था जी कि हमारे पायलटों के पास जाली लाइसेंस, हाय हाय हाय। हाँ जी, क्या मिला इस बात से, क्या मिला इस बात से? बेशुमार स्टेशन बंद कर दिए गए PIA के लिए। इनका पहले सारी इन्वेस्टिगेशन कराओ जी, और फिर वर्ल्ड लेवल पे उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, एक पायलट के पास भी जाली लाइसेंस नहीं निकला। हाय हाय। तो ऐलान उन्होंने किस कदर भयानक सा कर दिया उस वक्त। ऐसे हो गए सारे को, ये क्या हुआ है? और कोई किसी ने उससे नहीं पूछा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई कि इस बंदे ने ये बात क्यों की क्यों? थी, सही, किस लिए की थी। हाँ जी, मगर इनकी इन्वेस्टिगेशनें, इनकी लड़ाइयाँ, इनके कानून सारे अपनी अपनी शख्सियत और सियासत चमकाने में हैं। जी हाँ। हाय, कोई मुल्क के लिए इन्होंने कभी भी कदम नहीं उठाया। बिल्कुल, आप देखें ना, मुल्क के लिए भी जो कुछ करते हैं उसकी तशहीरबाजी ऐसी हो रही होती है, उस पर रौले ऐसे पड़ रहे होते हैं जैसे को पल्ले से कुछ किया जा रहा है, हाँ जी, पल्ले से। और जो वर्ल्ड लेवल पे इज्जत का मसला होता है, ये खिलाड़ी बाहर जाते हैं, जाके इन्होंने खेलना होता है, कई ममालिक के लोग इनको देख रहे होते हैं, जी, और वहाँ पे हम जो लड़के भेजते हैं जिस हालत में भेजते हैं, हॉकी की तरफ तो तवज्जो देनी चलो छोड़ दी ना, क्रिकेट का देख लें, हाँ, उसमें सिफारिशों ने ही मार दिया है, हाय, बेड़ा गर्क कर दिया क्रिकेट को। वरना बाखुदा क्रिकेटर तो देख के तो ऐसे फिल्म के हीरोज भूल जाते थे। हाँ, ऐसे ऐसे खूबसूरत हीरो, ऐसे ऐसे कमाल प्लेयर, उनकी कारकर्दगी देख के तो लगता था कि भाई असल हीरो ये हैं। मुझे याद है ज़हीर अब्बास साहब, माजिद खान साहब, क्या खूबसूरत लोग थे, क्या प्यारा खेलने वाले लोग। फिर ये आसफ इकबाल साहब, फिर जावेद मियांदाद साहब, वसीम अकरम साहब। बल्कि अजीज़ी, अभी तो ये सुनने में आया, क्रिकेट की बात हो रही है कि हमारे क्रिकेटर्स की कई वीडियोस आती रहीं कि विराट कोहली के साथ खड़े हुए बात कर रहे हैं। तो पूछा गया विराट कोहली से कि जब आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो क्या बात करते हैं? क्योंकि क्रिकेट की बात करते होंगे, शॉट्स की, मैचेस की।
तो विराट कोहली ने कहा कि मुझसे आके गाड़ियों की बातें करते हैं। वो इसलिए कि उन लोगों को पता है कि हम सफारी से फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। मेहनत करता ही वो है, काम की तरफ ध्यान ही उसका होता है जो अपने काम के बलबूते पे आया हो। हाँ जी, जो सफारशी बंदा होता है ना जी, वो कभी भी काम में उतनी दिलचस्पी लेता ही नहीं। सही बात। अब इन लड़कों का और तरफ ध्यान है, हर एक को पता है मेरी फलां सिफारिश है, मेरी और सिफारिश है, मेरी और सिफारिश है, वो होएगा जितनी देर तक मैनू कोई नहीं कर सकता। क्या कर रहे हैं? हाँ जी, आज भी मैं कहता हूं बाखुदा पाकिस्तान जैसे क्रिकेटर कहीं भी नहीं हो सकते अगर ये सिर्फ बीच में जो छाननी है ना, जिससे छान के आगे जाना है इन्होंने, जी। वो अपनी ठीक कर लें। ओदी जाली पार्टी ही है। तमाम खेलों का यही हाल है, क्रिकेट, हॉकी और स्कॉश भी, जहां पर हमारे पास जानशेर खान, जहांगीर खान जैसे प्लेयर्स रहे हैं। होए 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 होए, देखे ना जरा, कई कई साल तक चैंपियन रहने वाले लोग, वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं आज भी उन लोगों के। वाह। जान शेर खान साहब, एक दफा उनसे मुलाकात हुई तो वो गुफ्तगू में बता रहे थे कि मुझे आगे आने के लिए जितनी स्ट्रगल करनी पड़ी है और जितनी रुकावटें अबूर करनी पड़ी हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है। बिल्कुल। अब ये लोग जो हैं बेचारे, ये सिर्फ अपने काम से लड़ के आगे आए हुए हैं, फिर जाके जानशेर खान बना है, फिर जाके जहांगीर खान बना है। हाँ जी, तो ऐसे ही तो नहीं हो जाता। सवारशों से क्या है? सवारशों से तो हमारी फील्ड में आप जो सवारची है वो कभी भी आगे नहीं आता। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि एक्टर वही बनेगा जो अपने काम की वजह से आगे आएगा। वाह। जो काम करके आगे आएगा वही एक्टर बन सकता है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरानों को ये बात समझ ही नहीं आ रही है। जी हाँ, मुझे तो लगता है जिस तरह की सिलेक्शन हो रही है, एक दिन आएगा कि मुजफ्फर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अटैक बॉलिंग करेगा और पहला गेंद आगे को फेंकेगा और खुद पीछे को गिर जाएगा। वैसे मुजफ्फर अब भी पाकिस्तान की टीम में है। अच्छा जी। आपने कभी इसे विकेटों के ऊपर लेटे हुए नहीं देखा। अजीजी साहब, मैं इसीलिए गोल्फ खेलता हूँ। तुम गोल्फ खेलते नहीं हो, तुम गोल्फ वाले मैदान में नजर जरूर आते हो, तुम्हारे ऊपर सारा सामान लद के लेके जा रहे हो। नहीं अजीजी, गोगा जाता है गोल्फ ग्राउंड में, लेकिन अपने 2 नान और हलवा लेके निकल जाता है। आप मुझे ले रहे इजी। मैं अगर क्रिकेट में होता ना तो मैं ओपनर होता। क्रिकेट का नहीं, बोतलें खोलने वाला। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।